तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठ्यकला पे, जहाँ पे हम लोग UGC नेट से रिलेटेड हिस्ट्री की PYQ को देख रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल इस चैनल पे 2011 से लेकर के 2017 तक के सारे प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने यहाँ पे हल करके देख लिया है। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है वो है 2011 से लेकर के लेटेस्ट टोटल 2024 तक के जितने भी प्रश्न हैं UGC नेट में जो हिस्ट्री में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न पत्रों का हल विस्तृत तरीके से देखना। ठीक है, बेसिकली इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं UGC नेट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, PYQ के थ्रू हम लोग यह बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके के UGC नेट के पैटर्न होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं जो रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जुलाई 2018, है ना। जुलाई 2018 के जो प्रश्न पत्र हैं उसका हम लोग यह पार्ट 1 वीडियो होगा, यानी कि टोटल हम लोग इसमें 50 प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए ये पार्ट 1 होगा क्योंकि 2018 से 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला आनी शुरू हो गई थी। तो 100 प्रश्नों की श्रृंखला है तो इसको हम लोग 2 भाग में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज का जो प्रश्न है, आज का ये जो प्रश्न पत्र है, इसको हम लोग टोटल 50 प्रश्नों का हल करेंगे, जिसमें एक तरीके से पार्ट 1 हम लोगों ने इसका नाम दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अपने लेक्चर्स को शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली मैं हिंदी माध्यम से चीज़ों का विश्लेषण करता हूँ। तो पहला प्रश्न है जो हमारा यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, आपको सुमेलित करने के लिए कहा गया है, विचारक दिए गए हैं और इतिहास से रिलेटेड जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है उनके बारे में यहाँ पे कही गई है। ठीक है, जीपी गुज का परिभाषा जो इतिहास से संबंधित है वो उन्होंने दिया है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। ठीक है, तो इनका इस तरीके से ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 4 में है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 ही हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं हेनरी पिरेज जी का स्टेटमेंट है इतिहास के संबंध में कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी है। ठीक है, उसके बाद रेनियर जी का कहना है कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं उसे व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। वॉल्स साहब का कहना है कि या तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है अथवा इतिहास अव्यवस्थित या असंगठित घटनाओं का संयोग है जिनमें ना तो कोई स्वर्ग है ना तर्क है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं आपको हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न आपको रटने पड़ेंगे और बहुत बार ऐसे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए देख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये भी आपके हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं कि कौन गलत सुमेलित है, उसको आपको चुनना है। ठीक है, SK मैती, तो इनकी जो पुस्तक है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्ता पीरियड, तो ये आपका सही है ना। तो SK मैती साहब का ये पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग RK मुखर्जी, ये भी आपका करेक्ट आंसर है ना, ये इन्हीं की रचना है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें RC मजुमदार की रचना हिंदू कॉलोनीज इन द फार ईस्ट, तो ये भी आपका करेक्ट है। TV महालिंगम द पांडियन किंगडम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। TV महालिंगम का द पांडियन किंगडम नहीं है, TV महालिंगम साहब जो है उनकी जो है वो है राइज ऑफ पल्लवाज। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक है वो है राइज ऑफ पल्लवाज, यानी कि एक तरीके से इन्होंने पल्लवाज के बारे में लिखा था। कौन? TV महालिंगम जी। ठीक है, और द पांडियन किंग जो है, जो आपने यहाँ पे देखा, तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे। द पांडियन किंगडम, तो द पांडियन किंगडम जो है वो आपका नीलकंठ शास्त्री जी की रचना है। ठीक है, तो ये किनकी रचना है? ये नीलकंठ शास्त्री जी की रचना है। तो ऐसे प्रश्नों को एक तरीके से अलग से नोट करके हम लोग एक अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे गलत ऑप्शन को सुमेलित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल, है ना, यानी कि प्री हिस्टोरिक साइट के बारे में बात कर रहा है कि प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी कि कौन सा ऐसे प्री हिस्टोरिक साइट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लघु पाषाण की छोटे छोटे पाषाण के उपकरणों को एक तरीके से क्या किया जाता था? उत्पादन किया जाता था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा और संगनकल्लू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बागोर। ठीक है, तो बागोर एक प्री हिस्टोरिक साइट है आपका। ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? तो ये भी आपको याद रखना है कि कई बार यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए पूछा जाता है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और यहीं पे आपको लघु पाषाण उपकरणों के बहुत सारे उत्पादन देखने को मिल जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती है ना, यानी कि ताम्र निधि स्थल से कौन सी चीज़ें यहाँ पे ज्ञात होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो मानव रूपी आकृतियाँ, एंटेने, छुरिका, मत्स्य भाला, चपटी, पूरा कुठार, तो ये सारे आपको हो जाएंगे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूक एवं तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड ये प्रश्न है कि कौन सा ऐसा साइट है हड़प्पा का जहाँ पे आपको जल संसाधन से संबंधित चीज़ों को देखने को मिलती है। तो धोलावीरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा में आपको देखने को मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा में नहीं मिलता है, कालीबंगा में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धोलावीरा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ए और बी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो धोलावीरा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे है आपका, ये राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में है अवस्थित है। ठीक है, तो और हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपका पाकिस्तान में अवस्थित है, रावी नदी के किनारे। और कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये आपका ये भी राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से जल संसाधन व्यवस्था की हमें जानकारी धोलावीरा और मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। ये हमारा ए और बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड से पूछा गया प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो एक तरीके से जो आर्य जनजाति का हमें जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, पंचजन हम लोग देखते हैं जिसमें आर्य जनजाति में जो पंचजन का जिक्र किया गया है ना, पंचजन यानी कि 5 जनों का जिक्र किया गया है, उन्हीं का यहाँ पे एक तरीके से वर्णन किया गया है। इनमें कौन कौन से दिखाई देते हैं तो यदु दिखाई देते हैं, पुरु, चैदी और मत्स्य। तो यदु भी दिखाई देते हैं, पुरु भी है और चैदी भी है और आपके मत्स्य भी हैं। तो इस तरीके से जो पंचजन का जिक्र किया गया है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, उसमें आपको ये चारों देखने को एक तरीके से मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी, यानी कि चारों इसके यहाँ पे मिलते हैं देखने को। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। ठीक है, जब हम बात करते हैं वैदिक टाइम पीरियड की तो वैदिक टाइम पीरियड में राजा का जो स्थान था वो सबसे सर्वोपरि था, यानी कि राजा का स्थान पहला हुआ करता था। लेकिन राजा के पास किसका स्थान होता था, यहाँ पे है गोविकर्तन, पुरोहित, रानी, सेनानी। तो जो राजा के बाद अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था, है ना, यानी कि राजा के बाद जो दूसरा स्थान होता था पुरोहितों का होता था। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो अजातशत्रु मगध के शासक थे, अश्वपति केकई के शासक थे, जनक विदेह के और प्रवाहन जयविली पांचाल के थे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अजातशत्रु एक तरीके से मगध नहीं, ये काशी के शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये काशी के थे। ठीक है, अश्वपति आपका केकई के करेक्ट हो जाएंगे, जनक विदेह के हो जाएंगे और प्रवाहन जयवली पांचाल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जैन संप्रदाय से संबंधित प्रश्न दिए गए कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था, यानी कि क्या कारण था जिसके कारण जैनिज्म धर्म में जो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय थे उनके मध्य विवाद हुआ था, इनका जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो पहला अनुशासन की और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन, सत्य। तो अहिंसा तो उनके मध्य था, पवित्र जीवन सब लोग थे, सत्य से। लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाद का जो कारण था वो था अनुशासन और कठोर जीवन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म का मुख्यतः 2 भाग हैं। ठीक है, एक दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। ठीक है, तो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं वो एक तरीके से वो किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो पूर्णतः नग्न रहते हैं। उनका मानना है कि किसी भी तरह का जो है सो वस्त्र को नहीं पहनते हैं ये लोग। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय वाले जो लोग होते हैं वे केवल श्वेत वस्त्रों का धारण करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो बहुत कठोर जीवन जीते हैं, उनका अनुशासन बहुत कठोर है, और श्वेतांबरों की जीवन शैली दिगंबर की अपेक्षा थोड़ा नरम है। ठीक है, तो यही कारण था कि इन दोनों के मध्य अनुशासन और कठोर जीवन शैली को लेकर के विवाद हुआ था और उसी का कारण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे अशोक का स्तंभ दिया गया है और शीर्ष पर पशु, यानी कि अशोक के यहाँ पे स्तंभ दिए गए और स्तंभ पे कौन सी पशु का चित्रण अंकित हुआ करता था उसको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो लोरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ है उसमें वृषभ, रामपुरवा का सिंह, सांची का सिंह और संकीसा का गज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10 की अगर हम बात करते हैं तो लोरिया नंदनगढ़ का जो अशोक का स्तंभ है उसमें वृषभ का नहीं देखने को मिलता है हमको, उसमें हमें सिंह देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? सिंह। तो लोरिया नंदनगढ़ के जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर आपको सिंह देखने को मिल जाएंगे, यानी कि शेर। रामपुरवा में आप, ये गलत हो जाएगा एक तरीके से, रामपुरवा में आपका सिंह देखने को मिलेगा। सांची स्तंभ में आपको सिंह देखने को मिल जाएंगे और जो संकीसा का स्तंभ है अशोक का उसमें आपको गज यानी कि हाथी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोरिया नंदनगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण दिए गए। ठीक है, कथन में है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चंद्रगुप्त की राजसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं लिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सारी स्टोरी यही जानते हैं कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो थे उन्होंने ही महापद्म नंद को एक तरीके से सत्ता से विस्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अपना ढाल बनाया था, उन्हें शासक बनाए थे। लेकिन सच्चाई यही है कि कौटिल्य के अस्तित्व को संदेहास्पद माना गया है। इसका कारण ये कहा गया है कि जो पतंजलि हुआ करते थे, है ना, उसमें आपका कौटिल्य का जिक्र नहीं किया गया जो मौर्य काल में लिखे गए। फिर अगर सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत आया था मेगास्थनीज, उन्होंने भी एक तरीके से इसका जिक्र नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं कौटिल्य के होने पर संदेह एक तरीके से बन जाता है। तो ये दोनों भी सही है और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं जिसमें ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, ये 16 श्रृंगारों संस्कारों से संबंधित है। टोटल 16 संस्कार है आपको हिंदू धर्म में, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उस 16 संस्कारों में आपको यहाँ पे दिया गया है कि निम्न संस्कारों में कौन बच्चे के जन्म से पूर्व संपादित होते थे, यानी कि बच्चे के जब जन्म नहीं होता था तो उससे पहले एक तरीके से क्या होता था, संचालित होता था। कौन सा एक मतलब संस्कार थे? तो गर्भाधान, बिल्कुल सही है। गर्भाधान मतलब वही है कि बच्चों का गर्भ में एक तरीके से पनपना शुरू होना। ठीक है, पुंसवन, समिंतोनयन और सहधर्म सचारणी संयोग, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, तो डी तो नहीं होगा आपका, डी आपका कट जाएगा, जहाँ जहाँ डी होगा तो ऑप्शन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा हमारा ए और बी, ए बी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर 12 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो पुंसवन भी होता था और सीमंतोनयन था। ये सब बच्चे के जन्म होने के पहले की संस्कार होते थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बी सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र शय्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है। ठीक है, समुद्र शय्यान को पत्नीय कर्म, समुद्र शय्यान का तात्पर्य यह है कि समुद्र की यात्रा करना। ठीक है, पत्नीय कर्म का मतलब है कि उसको एक तरीके से ऐसा माना जाता था पहले कि अगर समुद्र की यात्रा करते हो तो आपका पतन हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। तो किस धर्म सूत्र में ये बात कही गई है उसी के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोधायन में इस बात का जिक्र किया गया है कि समुद्र शय्यान पतनीय कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर की अगर 14 की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कि शुंग कला हम लोग जानते हैं, यह जो पुष्यमित्र शुंग इसके शासक हुआ करते थे। बुध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता था, यानी कि शुंग कला में जब जाते हो आप तो बुध को किन किन चीज़ों से एक तरीके से चिन्हित किया जाता था? छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष। तो शुंग कला में छत्र भी, चरण चिन्ह भी और धर्म चक्र और बोधि वृक्ष चारों से एक तरीके से चिन्हांकित किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 15वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो सातवाहन अभिलेख में भूमिदान के प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है?
ठीक है, किसका उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध, राज्य कर्मचारियों द्वारा लवन के खनन पर प्रतिबंध, वृष्टि पर प्रतिबंध। तो 15 की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि भूमि दान के प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहार, यानी कि भूमि दान के कारण जो परिहार यानी कि जो छूट मिलती थी, में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो वृष्टि पर प्रतिबंध नहीं होता था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि निम्न में से किन्होंने अपने सिक्के पर शिव को अंकित करवाया था, यानी कि कौन से ऐसे शासक हुए जिनके सिक्के पर आपको शिव का अंकन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हर्ष, शशांक, वासुदेव, भीम, कन्फ्यूशियस। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका सारे, इन सारे शासकों के सिक्कों पे आपको शिव के चित्र यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे चारों शासक हो जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको अभिलेख मिलाना है और कौन से अभिलेख किन शासक से संबंधित हुआ करते थे वो आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो आपका हम लोग जानते हैं रुद्रदमन जी से संबंधित है, तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। देखते हैं ए का थर्ड हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो सारे हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड केवल सही हो जाएगा। और बी का 1 यानी कि मंदसौर का अभिलेख हम लोग जानते हैं कुमारगुप्त से संबंधित हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं जोगढ़ का अभिलेख, तो जोगढ़ का अभिलेख हो जाएगा अशोक से संबंधित, और महरौली का अभिलेख हो जाएगा चंद्र से संबंधित। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जो यूजीसी नेट में काफ़ी पूछे जाते हैं, और ये यूजीसी नेट का एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन माना जा सकता है। कथन में कि 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। ठीक है, संभ्रांत व्यक्ति कहने का तात्पर्य है कि जो बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में कहा गया है, तो ये सही कहा गया। फायन ने ऐसा जिक्र किया है। अशोक ने जो स्वयं जीव जंतु के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। जब हम अशोका का धमा पढ़ते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि उन्होंने पशु बलि को एक तरीके से रोकने के लिए अपना धर्म उपदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों कथन और कारण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित गुप्त और गुप्तोत्तर काल में बंगाल के भूमि मापों के नाम है। नीचे दिए गए कुटों के सबसे बड़े में से सबसे छोटे अनुसार उनके काल अनुक्रम को इंगित किया। यानी कि एक तरीके से ये जो दिए गए हैं आपके कुल्यावाप, द्रोणवाप, पाटक, ये सारे भूमि नापने के पैमाने दिए गए। ठीक है, तो आपको एक तरीके से यहाँ पे बताना, ये बंगाल में प्रचलित है, कौन सबसे बड़ी भूमि को मापने की एक तरीके से थी। तो सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर यहाँ पे आपको सजाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो हो जाता है आपका वो हो जाता है द्रोणवाप। ठीक है, तो ये आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद कुल्यवाप हो जाता है, उसके बाद आपका पाटक हो जाता है। यानी कि ऑप्शन बी, ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहले हो जाएगा हमारा, एक मिनट सॉरी, ऑप्शन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होता है आपका, सबसे बड़ा आपका पाटक होता है। ठीक है, ये आपका, उसके बाद आपका कुल्यवाप होता है और सबसे छोटा द्रोणवाप होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देख सकते हैं कि किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है, यानी कि जल से भी टैक्स लिया जाता था। इस तरह के साक्ष्य में किनके समय में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़वाल। तो गढ़वाल के समय में क्या था कि जल कर के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, यानी कि वाटर टैक्स भी यहाँ पे लगता था। 21 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। यानी कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिनका ये कहना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है जिसके कारण दिन और रात होता है। तो ये कौन कहे थे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार यहाँ पे किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यहाँ पे मैं तमिल संतों को छांटने की बात कही गई है, ठीक है। अपार थे, सुंदर मूर्ति भी थे और मणिक व सागर भी थे, लेकिन मल्लिकार्जुन पंडित नहीं थे। तो ए बी सी, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो राष्ट्रकूटों के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य क्या है, एक तरीके से गलत दिया गया है, ठीक है। तो इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया, बिल्कुल सही है। कृष्ण तृतीय ने तकोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया, सही है। एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेशों से कैलाश मंदिर काटकर बनवाया गया था। तो ध्यान रखना ये कृष्ण द्वितीय नहीं होगा बल्कि ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कृष्ण प्रथम, ठीक है। तो कृष्ण प्रथम के आदेश से कैलाश मंदिर को काटकर बनवाया गया था। कविराज मार्ग का लेखक नृपतुंग था, ये सही है आपका। तो हमें गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करते हैं तो चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था, यानी कि किस तरीके से चोल काल में लगान को वसूला जाता था। राज्य कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत, कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगान वसूलने के लिए एक तरीके से चोल काल में ग्राम सभा का गठन किया जाता था, ठीक है। और ग्राम सभा के माध्यम से ही चोल लगान वसूली जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं का कालानुक्रम में आपको रखना है, ठीक है। कश्मीर के राजा के बारे में यहाँ पे दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आपको दुर्लभ वर्धन आ जाएंगे, ठीक है। फिर चंद्रापीठ आ जाएंगे, फिर आपका ललितादित्य आ जाएंगे, फिर अवंती वर्मन आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना। अवंती वर्मन आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ए सबसे लास्ट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में उनके लिखे जाने के क्रम में कालानुसार व्यवस्थित करना है आपको। 26 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिताक्षरा, मानसोल्लास और विक्रमा अर्जुन विजय चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो सबसे पहले आपको जो है सो आपका ये लिखा गया विक्रमा अर्जुन विजय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सबसे पहले कहाँ पे आता है, इसमें नहीं है आपका, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमारा विक्रमा अर्जुन विजय लिखा गया, फिर मिताक्षरा, फिर मनसोल्लास और फिर लास्ट में चतुर्वर्ग चिंतामणि का लेखन किया गया। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, यथा लाट संधि विग्रह, ठीक है। लाट संधि विग्रह के किनके समय में एक तरीके से विद्यमान हुआ करता था। 27 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कल्याण चालुक्य, चोल, कलचुरी, राष्ट्रकूट। तो ये जो लाट संधि विग्रहिका थी, विग्रहिक थे, ये कल्याण के चालुक्यों के समय में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो राजाओं को कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना है। चंदेल, परमार्दी, गढ़वाल, गोविंद चंद्र, कलचुरी, कर्ण और प्रतिहार भोज, कौन सही है आपको यही चुनना है। मतलब कालानुक्रम आपको सबसे पहले यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो प्रतिहार भोज थे, प्रतिहार भोज वो 6ठी शताब्दी से लेकर के आपको देखने को मिल जाएंगे। 6ठी शताब्दी से लेकर के आपको 1036 तक के टाइम पीरियड तो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें कलचुरी की, कलचुरी कर्ण, तो कलचुरी कर्ण का आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 1041 से लेकर के आपका 1073 तक का टाइम हो जाएगा। गढ़वाल गोविंद चंद्र की अगर हम लोग बात करें तो 1114 से लेकर के आपका 1155 तक का टाइम पीरियड इनके समय में देखने को मिलेगा। और चंदेल परमार्दी की अगर हम लोग बात करें तो 1165 से लेकर के आपका 1203 तक का टाइम पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। तो 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन से मंदिर का निर्माणकर्ता कौन थे, ठीक है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, मल्लिकार्जुन मंदिर पटक्कल और विरूपाक्ष मंदिर पटक्कल। तो अगर हम बात करें 29 नंबर प्रश्न की तो 29 प्रश्न में हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर जो पटक्कल है, इसका जो है निर्माण करती रानी जो थी वो थी लोक महादेवी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डी का 2 ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, डी का 2 आपका ए में भी है और 4 में भी है। तो यहाँ पे 3 और 2 और 3 जो ऑप्शन है हमारा कट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
तो ब्रह्मेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का जो है वो एक तरीके से कौन बनाया था, तो कोला देवी के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, कोला देवी के द्वारा निर्मित किया गया था। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर की बात करें तो ये वाष्टा के द्वारा निर्मित किया गया। मल्लिकार्जुन पडक्कल की बात करें तो ये त्रैलोक्य महादेवी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का आपका क्या हो जाएगा 1, तो ए का आपका 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का कोला देवी के द्वारा निर्मित किया गया। लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर है वो वाष्टा के द्वारा, और मल्लिकार्जुन मंदिर पडक्कल जो है वो त्रिलोक्य महादेवी के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर जो पडक्कल है वो आपका लोक महादेवी के द्वारा एक तरीके से निर्मित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैन ग्रंथ दिया गया है और उसका लेखक दिए गए हैं ना। तो जैन ग्रंथ है आपका कुवलय माला और समराई कछाह, तिलक मंजरी, यश तिलिका चंपू, और लेखक यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपका, इस तरह के प्रश्न आपको लगातार देखने को मिलते हैं। तो कुवेल माला जो है इसकी रचयिता आपके हैं कौन, उद्योतन सूरी हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देख सकते हैं समराई कच्छ का जो अभिलेख है वो आपका हरिभद्र ही है। और उस तरह से हम लोग थर्ड का देख सकते, तिलक मंजरी के लेखक धनपाल हैं और यश तिलक चंपू के लेखक सोमदेव हैं। तो इस तरीके से हमारा 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में ये पूछा गया है, गोलकी मठ के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना। तो गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पे चुनना है। तो यह डाहल मंडल में स्थित है, यह एक शैव मठ है, इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों को दान दिया, सद्भाव शंभु मठ के महत्व थे, ये महंत होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 31 की अगर हम लोग बात करें तो यह डाहल मंडल में स्थित है, ये आपका सही है। यह शैव मठ है, बिल्कुल सही है। ये इसके रख रखाव के लिए कलचुली युवराज प्रथम ने ग्रामों को दान दिया, ये भी सही है। सद्भाव शंभु मठ के महंत थे, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम लोग बात करते हैं 32 की, तो पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी तंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, तो घंटी तंत्र का जो उपयोग होता था तांत्रिक अनुष्ठान के लिए, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, धातु पात्र के निर्माण, यज्ञ अनुष्ठानों के जल विसर्जन हेतु। तो अब जब पूर्व मध्यकालीन की बात करेंगे तो उसमें घंटी यंत्र का एक तरीके से इस्तेमाल होता था कूपों द्वारा सिंचाई, यानी कि कुओं के द्वारा सिंचाई करने के लिए घंटी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करना है आपको। कथन है कि जयवर्मन द्वितीय ने कम्बुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की, कारण है कि इनके द्वारा वह कम्बुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। ठीक है, 33 में तो दोनों आपका सही है, दोनों आपका सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की सही करता है सही तरीके से। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं, यानी कि गलत क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो वह खुरासान में कारिक का निवासी था, उसने 951 में भारत यात्रा की, उसने किताब अल अकलीम और मसालिक वल ममालिक लिखा, कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया। तो 34वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो खुरासान का नहीं ईरान का रहने वाला था। ठीक है, तो वो ईरान का रहने वाला था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे आपके सही हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे गलत आंसर चुनने के लिए कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आगे बात करें तो ये निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संत जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहादुद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थी, बिल्कुल सही। रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमाओं की राय जानने का परवाह नहीं की, ये भी सही है आपका। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था, जिससे का उसने पूरा फायदा उठाया। तो ये नहीं सॉरी, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, रजिया को जब सुल्तान बनाया था तो उन्होंने उलेमाओं से इसके बारे में बात नहीं करी थी, ये भी आपका सही है ना। तो देखिएगा यहाँ पे
ये आपका सही है, ये भी सही है आपका, लेकिन यहाँ पे ये गलत है कि वो अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन और उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था। उलेमा उनसे नाखुश रहते थे और यही कारण है कि रजिया को जब उन्होंने सुल्तान नामांकित किया था अपना उत्तराधिकारी, तो वो लोग और भी ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सी डी। बाकी ऑप्शन हमारा बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है, आपको ये चुनना है। तो इजाज खुसरवी, नूह सिपीर तो है इसकी रचना, गुनायत अल मुहयान, किरान उस सादेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 36 नंबर प्रश्न में कि कौन सी रचना नहीं है ना। तो आपका इजाज एक खुसरवी भी है, किरान उस सादिन भी है, लेकिन गुनियात अल मुनियाह नहीं है। तो ये गुनियात अल मुनियान किसकी रचना है, तो ये है साहब सरमादी की रचना है। ठीक है, तो ये आपका रचना है किसका, साहब सरमादी की रचना है, साहब सरमादी की रचना है। बाकी सारी रचना अमीर खुसरो की है। यहाँ पे पूछा था नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो महावारसी के फारसी अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था। ठीक है, तो सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबुद्दीन, सुल्तान सिहाबुद्दीन। तो ध्यान रखना है, सुल्तान जैनुल आबुद्दीन ये कश्मीर के सुल्तान थे, इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। ये काफ़ी एक तरीके से उदारवादी शासक हुए थे वहाँ के। ठीक है, 38 की बात करें तो जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित है। मालवा और गुजरात, मालवा और जौनपुर, गुजरात और मेवाड़, जौनपुर और गुजरात। तो 38 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात, जहाँ पे कल्पसूत्र के सबसे प्राचीन चित्रकारी देखने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कथन और कारण से रिलेटेड कि बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता था, जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियाँ से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी उसे निम्न कुल में उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजवा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पदों पर पहुंचा। गुजरात सुल्तान और बदायूं उसके नियंत्रण में दे दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति के ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े शुभों को प्रशासन किस प्रकार दिया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। सुल्तान यह मानता था कि योग्यता के आधार पर पदों की नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर के जो भी विचार प्रचलित थे उसने खत्म किया और निम्न कुल में उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पद पर नियुक्त किया। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें हम लोग तो सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मासिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों को शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी, जिन्हें वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए ललायित था। तो कौन से सुल्तान थे उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये इल्तुतमिश हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरे पर नहीं जाएगी। तो ये किसने एक तरीके से स्टेटमेंट जारी किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो बी और डी हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की। यहाँ पे आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि बलबन ने महत्वपूर्ण एकताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की, जिसका चयन मुतशर्रफों में से किया गया। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। ये बिल्कुल सही बात है। वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाता है। ये भी सही है और दोनों व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। तो अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसके अमीरों ने मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। ठीक है, तो 43 का बात करते हैं, ये सही है। 1561 में उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें अपने पैतृक स्थानों को मनसब के एवज में रखने का अधिकार था। ये भी सही है। साथ ही वह शेख ज़्यादा अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था। ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44वां नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो कबीर की रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है। तो कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीर के पदों में सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रह में बीजक है, जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ये सही है आपका।
पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवाणी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कर प्रमाणिक है। सही। सॉल्टन वाडविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है। बिल्कुल सही। डेविड लॉरेंस का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रक्षेप हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 44वां नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है तकनीक और यहाँ पे स्रोत दिए गए हैं। ठीक है। तो भारत में चरखे का सबसे पहला उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है वो आपको बताना है। साबुन निर्माण, सिलेंडर और पेंस्टिन, सिरिंज, धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच। तो ध्यान रखना है आपको। 45 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख आपका ईसामी करता है। ठीक है। ईसामी करता है। उसके बाद साबुन निर्माण के बारे में सीरत फिरोजशाही में जिक्र है आपका। सिलेंडर और पिस्टन सीरीज के बारे में मॉन्सेरेट करता है। धातु पर लगे गए चूड़ीदार पेच के बारे में थीवनो एक तरीके से जिक्र करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे 45 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोगों ने टोटल 45 क्वेश्चन को देखा। टोटल 45 क्वेश्चन को देखा। ठीक है। ये पार्ट 1 होगी हमारी 2018 जुलाई 2018 के प्रश्न पत्र में। 2018 के प्रश्न पत्र में कल आपका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को श्रृंखला को देखेंगे। इस तरीके से जुलाई 2018 के टोटल 100 क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज की लेक्चर्स हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोज आप